Hello students, in this video we will discuss about the Coulomb's law in vector form. So for that we have to consider two charges, one is q1, other one is q2 और इनको हमने r डिस्टेंस सेपरेट कंसीडर किया है। बेटा अगर तो ये दोनों प्लस नेचर के चार्ज हैं तो वन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू चार्ज q2 इन दिस डायरेक्शन। ये टू चार्ज वन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर दूर लेके जाएंगे एक दूसरे को। और दिस इज द फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये भी क्या करेगा, रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। एंड अगर मैं एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करूं r12 which is pointing from 1 to 2, ओके। और एक मैं यूनिट वेक्टर कंसीडर करूँगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो आ जाएगा फ्रॉम 2 to 1 की डायरेक्शन में। क्लियर है? Okay, fine. So now I can say, if I want to write F12, that is the force on 1 due to 2, but in magnitude wise. तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन आएगा k q1 q2 बाई r square, which is exactly equal to the force on 2 due to 1, and that force is also having the same expression, that is k q1 q2 by r square, ओके। अब दोनों का एक्सप्रेशन सेम है तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि F12 इन मैग्नीट्यूड वाइज, इन मैग्नीट्यूड both the forces are equal to each other। दोनों ही इक्वल फोर्सेस हैं, बट as far as डायरेक्शन इज कंसर्न्ड तो बेटा उसके लिए आपको मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। F12 जो आएगा वो आएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा r21 कैप, ओके। एंड एज फार एज F21 is concerned, उसके लिए भी एक्सप्रेशन स्टार्टिंग का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा r12 कैप, r12 कैप, ओके। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज F12 का डायरेक्शन अगर आप नोटिस करो तो वो राइट टू लेफ़्ट को है, और यहाँ इसका डायरेक्शन नोटिस करो R21 का, दैट इज़ आल्सो राइट टू लेफ़्ट। तो डायरेक्शन तो सेम रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 रहता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो 2 to 1 R21 का आ रहा है,
और इफ़ आई कंसिडर F21 फोर्स, सो यहाँ पे देखोगे F21 फोर्स आ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो R12 इज आल्सो पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज लेफ्ट टू राइट. So on the basis of that, we are considering this part. In both the equations 1 as well as in 2, we'll use the concept of R12, which is equal to minus of R21. बेटा अगर मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पे फर्स्ट वाले में यूज़ करता हूँ, in this here, so F12 I can write as K Q1 Q2 by R square, and in place of R21 can I write R12 with negative sign, because I can write this expression in this way also. ये दोनों भी तो इक्वल और ऑपोजिट आएंगे. सो R21 की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ R12 कैप. ओके, सो बेटा from 1 and 2 I can simply say कि F12 is equal to माइनस ऑफ, ये सारा एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव साइन ये वाला तो मैं आगे लिख दूंगा, तो ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12 कैप. बेटा ये एक्सप्रेशन जो है ये सारा जो है F21 का है. ठीक है, दिस होल एक्सप्रेशन you can see in second equation. So F12 is equal to F12 vector is equal to minus of F21, or you can say F21 vector is equal to minus of F12 vector, which shows these forces form an action and a reaction pair. Or forces are Newtonian in nature. Okay, जितनी फोर्स Q1 चार्ज Q2 के ऊपर लगा रहा है here, और जितनी चार्ज Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है, Q1 Q2 के ऊपर भी लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर भी लगाएगा. So both will exert a force equal in magnitude but opposite in direction. Okay, so there is another form or another way to write the same expression. मैं एक फोर्स को लिख रहा हूँ F12 से, that is equal to what, 1/4 पाइप्स नॉट. ये K का एक्सप्रेशन है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ओके, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल k. ओके, इनटू यहाँ पे आता है साथ में
R21 unit vector in this way. We know that ये मैं शॉर्ट एब्रीवेशन यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो. वी नो दैट बेटा यूनिट वेक्टर को ऐसा भी लिखा जा सकता है, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इस तरह से. ओके मैं कई बार आर ऐसे लिख देता हूँ, तो इट डजंट मीन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, R21 कैप दैट इज इक्वल टू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. बेटा R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इट कैन बी रिटन एज R, क्योंकि वो R ही है. ठीक है. सो सेम एक्सप्रेशन आई विल यूज हियर. So F12 vector divided by here F12 vector I can say that is equal to 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square into R21 vector divided by R. इसको मैं फिर से k लिख रहा हूँ, कई बुक्स में k से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. डिवाइडेड बाय R क्यूब. ओके तो बेटा ये एक और एक्सप्रेशन आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का, राइट. और कई बार कंफ्यूजन के साथ भी रहता है, तो उसको भी मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ. बेटा k इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon. दिस इज व्हाट, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹. पूरा जब आप सॉल्व करते हो तो इसका एक्सप्रेशन का सॉल्व करके वैल्यू बनता है 9 इंटू 10⁻⁹. and this is a constant of proportionality. क्या है ये? Constant of proportionality. Okay, right? But डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को भी k से रिप्रेजेंट करते हैं. इनफैक्ट कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे इसको. ठीक है. इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर आल्सो. एप्सिलॉन आर को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी. ओके. और इन सभी का एक और रेशियो रहता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके. तो बेटा ये जो k है, दिस k एंड दिस k बोथ आर डिफरेंट. ये तो स्टार्टिंग में यहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ मैं ये वाला k. सो ये k जो है दैट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. बट जब हम कहीं रिलेटिव परमिटिविटी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो मीडियम का इफ़ेक्ट क्या रहता है, फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में कंसीडर कर रहे हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड हो जाता है एफ वैक्यूम. मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ एक्सप्रेशन जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था कि एफ मीडियम जो आता है ना, दैट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, और एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय कैपिटल के, और सिंपली यू कैन से डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट.
तो ये वाला जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये है, दिस वन। ओके, तो इन दो केस में आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट पे मास्टरी के लिए आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो। फाइन। सेवन इम्पॉर्टेंट points to remember in Coulomb's law concept। ओके, तो इन आप 7 पॉइंट्स को एकदम ध्यान से सुनोगे और लर्न करोगे। बेटा जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू डिस्टिंक्ट चार्जेस। सेकेंड पॉइंट इज magnitude of electrostatic force is equal, that we have discussed also. So F12 vector in mode is equal to F21 vector in mode, means दोनों ही मैग्नीट्यूड वाइज फोर्सेस इक्वल आएंगी। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तभी तो इन्होंने एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाया था। फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ये हमेशा दोनों चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन करने को रहता है उसके अलोंग ही लगती है हमेशा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर, वो हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, तो दोनों चार्जेस के सेंटर के अलोंग जो आर डिस्टेंस आया था, इसी डिस्टेंस को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो इसी डिस्टेंस, इसी लाइन के क्रॉस अलोंग आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलती है। लास्ट पॉइंट इज सेवंथ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। ओके, हमेशा मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी हमने करा कि एफ मीडियम जो आता है ना, इस पे जो है एफ वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन आर आ रहा है, तो जितना एप्सिलॉन आर आएगा किसी मीडियम के लिए उतने से ही फोर्स जो है कम हो जाती है। ठीक है, वाटर के केस में एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो आता है फॉर वाटर, एप्सिलॉन आर जो आया था दैट वाज 81। ओके, तो 81 से डिवाइड हो जाता था ये एफ वैक्यूम इन दैट वे। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। नहीं क्लियर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो 1 देखना, उसमें आपको डिटेल में डिस्कशन मिलेगा। वी विल डिस्कस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ चार्जेस अगर एक साथ कहीं प्रेजेंट हैं, मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों ही ऑपोजिट नेचर के, मैंने जानबूझ के इसको ऑपोजिट नेचर लिया है, तो बेटा ये क्या करेंगे, Q1 और Q2 एक दूसरे की तरफ जो है अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर एरो आ रहा है, ये वाला जो एरो है वो F12 को रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक दिस, और यहाँ जो फोर्स आ रहा है वो F21 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे। तो F12 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 2 जो है 1 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। F21 इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो
टू चार्ज जो है 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ओके, साथ में मैं यहाँ पे एक और चार्ज ले लेता हूँ यहाँ पे, से दैट इज़ Q3, और Q3 बेटा अगेन मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि ये दोनों चार्जेस भी इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों की नेचर कैसी है, पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक दिस। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, कौन सा, Q2 और Q3 का पेयर, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है, ऑपोजिट। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो F12 फोर्स आ रहा है ना, ये वाला F12 फोर्स, और F21 फोर्स, ये वाला F21 फोर्स है, तो बेटा ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा बिहेव करेंगे कि यहाँ पे मान लो ये कोई Q3 चार्ज है, तो ये Q3 से कुछ भी इफेक्ट नहीं होंगे, ये इसको एब्सेंट ही कंसीडर करेंगे। ओके, एंड 2 और 3 अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे Q1 चार्ज जो है वो एब्सेंट कंसीडर होएगा इस केस में। मीन्स यहाँ पे क्या होएगा, मेनली द फोर्स between two charges is not affected by the presence of other charges। तो ये आपको एकदम से अच्छे से कंसीडर करना है। ओके, एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, तो बेटा डेफिनेशन जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, वो क्या बोलता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that when a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the forces exerted on it due to all the other charges, and the force between the two charges is not affected by the presence of other charges। So इसी कंसेप्ट को हम आगे इम्प्लाई करेंगे, और इसी कंसेप्ट को, वेक्टर के कंसेप्ट को आप विद एग्जांपल्स आगे इसी वीडियो में देखोगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। इस फर्स्ट एग्जांपल में इट्स गिवन दैट 4 बॉडीज ऑफ इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ side A as shown. Find the force exerted on any one charge by other charges। तो थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए इनको ना मैं नंबर दे रहा हूँ। ओके, से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, हियर इट इज़ 3, और इसको मैंने 4 कंसीडर कर लिया। ओके, तो बेटा यहाँ पे 1 ने ना 4 के ऊपर फोर्स लगानी है, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1, तो मैं F1 ही ले रहा हूँ इसको। ओके, और थर्ड का भी मैं अभी 4 चार्ज के ऊपर फोर्स देखूँगा, तो इसको भी मैं ऊपर की डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस है ना, प्लस प्लस, इसलिए। तो बेटा F1 और F4 को अगर मैं इक्वेशन वाइज लिखना चाहूँ इसका एक्सप्रेशन,
तो आ जाएगा के क्यू इंटू क्यू, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और डिवीज़न में आ जाएगा, डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ओके, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, F1 वेक्टर और नीचे ऐसा मोड़ लगा दिया, जहाँ फिर बिना वेक्टर के लिख दिया। बेटा F4 की बात करूँगा तो उसका भी एक्सप्रेशन सेम आने वाला है, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को देखूँ फ्रॉम 1 and 2, ऐसा समझाने के लिए इक्वेशन डाल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ज़रूरत तो नहीं होती है। फ्रॉम 1 and 2, तो दोनों ही फोर्सेस अगर इक्वल हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू F4, तो इसको मैं F से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। और एक्सप्रेशन वाइज F है क्या, यही जो अभी हमने करा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फाइन, से दिस इज थर्ड वन। अगर मैं 2 और 4 को कंसीडर करता हूँ तो इसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा, लेकिन पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट पता कर लेता हूँ। अब देखो F1 और F4 जो है, इनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। बेटा 90 डिग्री एंगल है तो इसके बीच का रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना, ये क्या आएगा, दिस विल बी FR, ये रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर मैं FR को लिखना चाहूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर रूट, +1 में किया होगा आपने वेक्टर चैप्टर में। तो बेटा यहाँ पे F1 जो है वो A है और F4 जो है दैट इज़ B। तो मैं इन दोनों को F से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F, वो भी F स्क्वायर ही आ जाएगा, साथ में आ जाएगा cos 90। दिस यू नो वेरी वेल कि cos 90 ये पूरे फैक्टर को 0 से रिप्लेस करवा देगा। ओके, तो इन दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो FR जो आ जाएगा मेरे पास 2F स्क्वायर का रूट आ रहा है, तो इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, √2F आ जाएगा। ओवरऑल देखेंगे तो FR मेरे पास आ जाएगा √2, और F का एक्सप्रेशन तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दैट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ये रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन है। फाइन, ये मुझे लास्ट में यूज़ करने को मिल जाएगा इजीली। फाइन, अभी मैं बात करूँगा 2 चार्ज की 4 के ऊपर फोर्स, लेकिन उसके लिए मुझे इन दोनों का ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसका पता करना होगा। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से H जो आएगा मेरे पास क्या आएगा, वो आ जाएगा √2a। √2a कैसे आ रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये क्या है, सॉरी ये बेस है और ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है तो दोनों वैल्यू सेम। तो पाइथागोरस थ्योरम से PGT लिख रहा हूँ उसको, पाइथागोरस थ्योरम PGT। अच्छा H स्क्वायर जो आता है वो क्या आता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे A स्क्वायर P स्क्वायर से आ जाएगा, और बेस का स्क्वायर करेंगे वो भी A स्क्वायर, और यहाँ H स्क्वायर है, ठीक है। तो H जो है वो आ जाएगा √2a, पता चल रहा है ना, बिकॉज H स्क्वायर यहाँ से आ रहा है 2a स्क्वायर, और जब मैं H लूँगा तो मेरे पास इसका रूट लेने पे 2a स्क्वायर का रूट लेने पे √2a बच जाएगा। ओके,
फाइन। तो अभी जो है मुझे एक और फोर्स पता करना है। वो कौन सी फोर्स होएगी? वो यहाँ पे 2 जो है 4 के ऊपर लगाएगा ऐसे, तो उसको मैं F2 बोल सकता हूँ, F2। ओके, तो बेटा F2 जो फोर्स है वो क्या आएगा? दैट इज KQ² अपॉन √2a का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर ही आता था, तो ये आ जाएगा KQ² अपॉन √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो √2a का होल स्क्वायर आ जाएगा 2a²। ओके, इसको अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या था? ये था F के इक्वल, जो हमने पहले करा है। ठीक है, यहाँ भी तो हमने क्या करा? F को यही सब्स्टिट्यूट करा ना, KQ² अपॉन a², तो ये F के इक्वल है। फाइन। नाउ F नेट जो आएगा वो FR प्लस F2 आएगा। ऐसा कैसे लिख पा रहा हूँ? बिकॉज अगर आप देखोगे तो FR और F2 बेटा दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। हालांकि मैंने इनको अलग अलग रिप्रेजेंट करा है, लेकिन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ऐड हो जाएंगे तो FR को मैं लिखूँगा यहाँ पे √2KQ² बाय a², और F2 की जगह आ जाएगा KQ² अपॉन 2a²। ओके, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में, तो इसको लिख सकते हैं हम F नेट इज इक्वल टू KQ² अपॉन a², और बेटा ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे √2 प्लस हाफ। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा F नेट का, जो कि 4 चार्ज के ऊपर लग रहा है ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। ये 4th चार्ज है, ये वाला 4 चार्ज है, दिस वन, और इसके ऊपर जो है 1 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, जिसका जो रिजल्टेंट FR आएगा, और FR में ये सेकेंड वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा वो उसमें ऐड हो जाएगी एज ए F2। ओके, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके बेसिस पे आपको काफ़ी सारी कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल बन रहा है, लेकिन इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो 5 आ गए। सो 4 bodies of equal charges Q are placed at the corners of a square of side A as shown. Find the force exerted on 5th charge Q, जो कि यहाँ पे है सेंटर पे, ये वाला। फाइन। सो find the force exerted on 5th charge Q placed at the center of the square by other charges। तो इसके ऊपर मैंने नेट फोर्स पता करनी है, टोटल फोर्स, तो उसी को हमने डिस्कस करना है। ओके बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें ना, इसको मैं 1 मान रहा हूँ, फिर से इसको मैं 2 मान रहा हूँ, इसको मैं 3 मान रहा हूँ, इसको मैं 4 मान रहा हूँ, राइट। तो बेटा 1 ने ये 5th चार्ज को क्या करना है? ये 5th चार्ज है, 1/5 को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरफ, और इनका डिस्टेंस भी सभी का क्या है? सेम है, इक्वल है, क्योंकि सेंटर पे पड़ा हुआ है। ये डिस्टेंस को मैं एग्जांपल से एक R मान लेता हूँ, से दिस इज़ R, दिस इज़ R, दिस इज़ R एंड दिस इज़ आल्सो इक्वल टू R। अगर ये 1 5 के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा तो 4 5 के ऊपर
इस तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। 2 5 को रिपेल करेगा इस तरफ, तो 3 5 को रिपेल करेगा इस तरफ। तो ऑल द फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F4, ये सारी फोर्सेस जो है इक्वल आएंगी, ठीक है। एक्सप्रेशन वाइज लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं KQ² बाई R², ठीक है। ऑल द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ओके। सो F2 इस तरफ आ रही है, ये F2 है, तो ये F3 है। और ये वाली फोर्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे, ये वाली F4 है, तो ये वाली F1 है। सो F1 एंड F4 will cancel each other, and F2 and F3 will also cancel each other because they form action and रिएक्शन पेयर। एक्शन और रिएक्शन नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे वो सेम बॉडी के ऊपर लग रही हैं, तो ये मैं कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी फोर्सेस क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ओके। सो एफ नेट फोर्स जो आएगी, एफ नेट विल बी 0, F net will be 0 on fifth charge. After that एक और हमारे पास बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। यहाँ पे भी नेचर ऊपर वाले चार्जेस का चेंज कर दिया है, माइनस माइनस ले लिया है और नीचे जो है प्लस प्लस है, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें फिफ्थ चार्ज का फोर्स देखना है, ये फिफ्थ चार्ज है, राइट। तो 4 bodies of plus q minus q charges placed at the 4 corners of a square of side A as shown here. Find the force exerted on fifth charge plus q placed at the center of the square by other charges. तो this is also going to be very simple. concept हमें पूरा वही लगाना है। तो से दिस इज फर्स्ट चार्ज, ये हमारा सेकंड चार्ज आ गया, हियर इट इज़ थर्ड चार्ज, और ये मैंने फोर्थ चार्ज ले लिया, ओके। तो बेटा इसमें जो है 1 ने 5 को क्या करना है, 1 ने 5 को क्या करना है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैंने फोर्स इस तरफ बना दी, अट्रैक्टिव होएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा इसको मैं F4 लिख रहा हूँ और इसको F1 लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 5 को अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F1 एंड F5 दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो सेम आने वाला है। ये आ जाएगा KQ² अपॉन, नीचे आएगा √2a/2, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डायगोनल देखा था, तो डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर वाज √2a, ओके। तो डायगोनल का हाफ करेंगे तो वो √2a/2 ही तो आएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँगा और इसका स्क्वायर भी बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता है, तो ये आएगा KQ² अपॉन 2a² बाई 4। तो बेटा ये तो कैंसिल हो ही जाएगा,
ओके। और ऊपर जो है ये 2 न्यूमरेटर में जाके ऐसा लिख देंगे हम 2k² अपॉन a², लाइक दैट। और इसको मैं थोड़ा नीचे गैप दे के लिख रहा हूँ, F4 इज इक्वल टू आ जाएगा k², एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम। मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा a², ओके, a²। तो बेटा ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हैं, नो डाउट, ओके। तो इनको भी f लिख सकते हैं, से दिस इज f, दिस इज आल्सो इक्वल टू f, क्योंकि दोनों का एक्सप्रेशन तो सेम है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, ओके। नाउ अब मैं बात करूँगा F2 की, तो F2 किधर आएगा, इस तरफ ही आएगा F2, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, 2 5 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और 3 भी क्या करेगा, 5 को रिपेल करेगा। ऐसे देखो डायरेक्शन तो सेम आएगी, मैं थोड़ा सा सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो बेटा F3 का भी एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली सेम आएगा, F3 और F4 का एक्सप्रेशन भी सेम आने वाला है, F3 और F2 का एक्सप्रेशन भी सेम आएगा, दैट इज k² अपॉन √2a/2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको सॉल्व करके हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या आने वाली है, यही आएगी √2a/2, ठीक है। सेम केस है, ये भी तो वही है √2a/2, ओके। तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, फाइन। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी फोर्सेस को एफ ही ले रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा सा अगर मैं कंसेप्ट को और इजी करूँ तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एफ और एफ के इक्वली आ रही हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये भी एफ है, ये भी एफ है, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको थोड़ा इजीली सॉल्व कर रहा हूँ कि दोनों जो हैं फोर्सेस को मैं इजीली सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 एरो बना रहा हूँ। 2 एरो क्यों बनाए, बिकॉज एफ और एफ, एफ और एफ, तो अल्टीमेटली हो क्या गया है, यहाँ पे दोनों फोर्सेस जो हैं ऐड हो जाएंगी, ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है ना। तो एफ और एफ दोनों ऐड होके मेरे को क्या मिलेगा, मेरे 2f मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 2f मिल जाएगा। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इरेज करके इन दोनों फोर्सेस को एक ही लाइन में लिख दूंगा, ठीक है। दिए 2f आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, राइट। ना एफ रिजल्टेंट क्या आने वाला है, एफ रिजल्टेंट आएगा 2f का होल स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर, और बीच में यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2f का होल स्क्वायर, साथ में 2 भी आएगा, 2a भी होता था ना यहाँ पे, सो 2ab राइट, एंड साथ में आ जाएगा cos 90 और रूट, बेटा ये आ गया 4f², ये भी आ गया 4f², लेकिन ये cos 90 ये सारे फैक्टर को ज़ीरो कर देगी, तो मुझे इसी को सॉल्व करना है सिर्फ। ये आ जाएगा 8f², ओके। और जब मैं रूट सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2√2f, राइट।
ये मेरे पास एफ आर आ रहा है, और एफ का एक्सप्रेशन आपको पता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। बेटा ये टू और ये टू मल्टीप्लाई होके आई कैन राइट इन सिंपल वे 4√2 के क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। तो इस तरह से ये एकदम इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको दोबारा से बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, इनको आप बार बार प्रैक्टिस करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।